तो ये जो एग्जाम है बहुत इजी एग्जाम होता है। ये पीएमएस का जो लेवल 1 का एग्जाम है बहुत इजी है। इसको पहला चीज माइंड से तो ये हटा लीजिए कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है। बहुत इजी है। केवल 184 पेजेस का ये तो वर्कबुक है। ठीक है। इसको एक बार अगर आपने रीड कर लिया अच्छे से और हर एक टर्मिनोलॉजी और थोड़ी बहुत डिटेल स्टडी कर ली, एक बार में एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, और वो भी अच्छे नंबर से। ठीक है। देखिए, इंटरेस्ट रेट जब भी राइज होता है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में जब राइज होता है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल होता है। ठीक है। और जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है, प्राइस ऑफ बॉन्ड राइज होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का हमेशा इनवर्स रिलेशन रहा है। ठीक है। जब, और एक चीज और, जब मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू। ठीक है। बॉन्ड का जो प्राइस है उसकी फेस वैल्यू से लेस होता है तो बॉन्ड इज सेलिंग एट डिस्काउंट। ठीक है। और जब मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू तो बॉन्ड इज सेलिंग एट प्रीमियम। मीन्स फेस वैल्यू 100 है और ये 102 पे ट्रेड हो रहा है तो ये प्रीमियम हुआ। और फेस वैल्यू 100 है और ये ट्रेड हो रहा है 98 पे, यानी मीन्स डिस्काउंट में। ठीक है। और दोनों इक्वल है तो बॉन्ड इज सेलिंग एट पर। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर बॉन्ड का प्राइस लेस है तो वाईटीएम वुड बी ग्रेटर देन कूपन रेट। ठीक है। और जब बॉन्ड अपने फेस वैल्यू से हाई में हो रहा है तो वाईटीएम कूपन वुड बी ग्रेटर देन वाईटीएम। ठीक है, कूपन रेट ज्यादा होगा। ठीक है। फिर वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड को मेजर कैसे करते हैं, तो पर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कूपन रेट, मैच्योरिटी डेट, नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी, प्रीवेलिंग सॉरी मार्केट सर। इंटरेस्ट। यस। सर, ये यस। वाईटीएम क्या होता है, वाईटीएम? वाईटीएम अपन ने लास्ट क्लास में दिया, जो किया था। तो रुकिए आपको और डिटेल बता देता हूँ। ये हाँ, वाईटीएम याद है। होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। यस हाँ, यस। एकदम एक्चुअली। हाँ, इसलिए अगर थोड़ा सा रिवीजन, 10-20 मिनट भी रिवीजन होगा ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिवीजन सॉरी सर, इम्पोर्टेंट। लास्ट दिन कोई मैं कर नहीं पाई, थोड़ा कोई शेड्यूल इशू नहीं, हेक्टिक कोई था। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन क्या होता है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन ना कंफ्यूज होते हैं, जैसे अपन रीड किए। यस। हाँ, कोई उसका इशू नहीं है। लेकिन रिवीजन, अगर अपने को ना जल्दी से जल्दी किसी चीज को पाना है, जैसे इस एग्जाम को क्लियर करो और आगे बढ़ो वो वाला, तो अपने को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो वोलेटिलिटी का मैंने बताया, पर वैल्यू, कूपन रेट, नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। ठीक है। अब अपन देख चुके हैं कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स यानी कि बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हुआ तो इंटरेस्ट रेट नीचे होगा, डिक्रीज या होगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है। डिक्रीज होगा। हाँ। बॉन्ड विथ हायर कूपन शो स्मॉलर परसेंटेज प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ गिवन चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अगर कोई बॉन्ड है, उसका मैच्योरिटी 10 साल का है, एक्सपीरियंस द सेम वाईटीएम फॉर 5 to 6। ठीक है। स्मॉलर कूपन बॉन्ड जो होते हैं उसमें लार्जर परसेंटेज प्राइस चेंज होता है। ठीक है। जैसे जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, वो ज्यादा परसेंटेज फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है। बॉन्ड का जो प्राइस होता है, बॉन्ड प्राइस की वोलेटिलिटी होती है, वो टर्म ऑफ मैच्योरिटी से भी डायरेक्ट लिंक होती है। ठीक है। लॉन्गर मैच्योरिटी, मैच्योर बॉन्ड होते हैं ना, एक्सपीरियंस लार्जर प्राइस चेंज। ठीक है। जो बॉन्ड प्राइस के मूवमेंट से रिजल्ट होता है उसमें जो दीदी। एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है, ठीक है, आर नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है वो डिफाइन द रिस्क इवेंटिंग फ्रॉम चेंज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द बॉन्ड। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा, और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा। तो यही इंटरेस्ट रेट इसमें हमेशा बना रहता है।
और सेकंड रिस्क होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जैसे अपन ने कल कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड देखा था, उसमें री इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर जो ड्यूरेशन जो अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिटरमाइनिंग मैक्यूलेट ड्यूरेशन, ठीक है। इस ड्यूरेशन को काहे क्यों बोलते हैं, आल्सो नोन एज मैक्यूलेट ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इज पॉपुलर नोन एज मेजरिंग ऑफ टाइम टेकन टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रेजेंट टर्म। सो ड्यूरेशन इज एक्सप्रेस नंबर ऑफ ईयर। पहला चीज, ड्यूरेशन को कैसे कैलकुलेट, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। इसका इट इज interpreted weighted average time to recover initial investment in the bond. It is always less than equal to the overall life of the bond. Only a zero bond, zero coupon bond will have duration equal to its remaining maturity, ठीक है। इसको ड्यूरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर अपन एक्सेल सीट में गए तो ड्यूरेशन का जो फंक्शन है फिनेंशियल फॉर्मूले में ड्यूरेशन, उसमें आप चले जाओगे तो सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट, कूपन रेट, यील्ड टू मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट और बेसिस, इतना अगर अपन ऐड कर देते हैं उस फॉर्मूले में तो डायरेक्ट अपने को आंसर आ जाता है, ठीक है। फिर होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशंस। वन ऑफ द पॉपुलर मेजर ऑफ मेजरिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क इन अ बॉन्ड इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये क्या मेजर करता है, प्राइस की सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड फॉर अ गिवन चेंज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल, ठीक है। तो यहां पे ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 4। यहां तक मेरे ख्याल से प्योर बेसिक चीजें थी। अब जो चैप्टर 5 है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेरिवेटिव का, ठीक है। अगर आप ऑप्शन फ्यूचर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, पहली चीज होती है डेरिवेटिव डिफाइन होता है। डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू डिराइव होती है अपने अंडर वैल्यू असेट से, ठीक है। तो अंडरलाइंग असेट्स क्या क्या होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, टीन, लेड, ठीक है। ये होते हैं ये होते हैं अंडरलाइंग असेट्स, ठीक है। ऑयल, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कमोडिटीज, फाइनेंशियल असेट जैसे शेयर, बॉन्ड, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। ये अंडरलाइंग असेट्स होते हैं, इसकी वैल्यू से डिराइव होता है इनके डेरिवेटिव की वैल्यू, ठीक है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 1956 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ने डिफाइन किया है डेरिवेटिव को, ठीक है। डेरिवेटिव a security derived from a debt instrument, share, loan, whether secure or unsecure instrument or contract of difference or any other of security or contract which derive its value from the price, index of price, underlying securities, तो इसको डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक है। और डेरिवेटिव को और कहाँ डिफाइन किया गया है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 यूए में, ठीक है। An instrument to be settled at a future date whose value is derived from the change in interest rate, foreign exchange rate, credit rating, credit index, price of securities, or combination of one of them, including interest rate swap, forward rate agreement, foreign currency swap, foreign currency rupee swap, foreign currency options। तो ये सब डेरिवेटिव होते हैं। चार टाइप के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप चैप्टर का वेटेज देखेंगे चैप्टर 5 का तो बहुत हाई, ठीक है। तो फॉरवर्ड इज अ एग्रीमेंट। फॉरवर्ड क्या होता है, दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इज अ एग्रीमेंट मेड बिटवीन मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में बाय और सेल ऑफ असेट्स, किसी भी असेट्स को बाय करने का स्पेसिफिक डेट में, और उसके टर्म एंड कंडीशन आज ही डिसाइड होते हैं, ठीक है। टुडेज वी डिसाइडेड अ टर्म एंड कंडीशन। फॉरवर्ड जो है वाइडली यूज होता है कमोडिटीज में, फॉरेन एक्सचेंज, बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट में, ठीक है। दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जैसे एक एग्रीमेंट हुआ, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे गोल्ड खरीदना है, जैसे 2018 की बात है,
ये मार्च 2018 में मैं चाहता हूँ गोल्ड खरीदना चाहता हूँ। तो मैं गोल्ड स्मिथ के पास गया। ठीक है। 9 तारीख को, 9 मार्च को गोल्ड का रेट था 30,425 और 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ एग्री हो गया कि मैं इतने रेट में आपको सेल कर दूंगा, तो मैंने उनको पेड कर दिया और गोल्ड खरीद लिया। तो ये कैश मार्केट ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है। मैं गया गोल्ड स्मिथ के पास, उसने रेट बताया, वो एग्री हो गए, मैंने उनको कैश दिया और ले लिया। लेकिन सेकंड क्या होता है कि मुझे खरीदना है 9 मार्च को। मैं गया तो गोल्ड खरीदने, लेकिन मुझे 1 महीने बाद का खरीदना है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस जैसे यहाँ पे 425 रुपए था, फॉरवर्ड प्राइस उन्होंने बताया 30,450 रुपए आपको देने होंगे। तो मैं एग्री हो गया। ठीक है। और अपने बीच में एक लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। और मैं चला गया। अब मैं 1 महीने बाद आया, मैंने गोल्ड स्मिथ को 30,450 रुपए दिए और गोल्ड को कलेक्ट कर लिया। ये हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जहां पे दोनों पार्टीज एग्री। इसके फीचर्स क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। ऑल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक प्राइस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अंडरलाइंग डिलीवरी टर्म लाइक प्लेस, सेटलमेंट प्रोसीजर आर फिक्स ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ये दोनों फीचर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन ये ओटीसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आर बाइलेटरल ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का साइज, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, प्लेस वो दोनों पार्टीज के बीच में डिसाइड होता है। ठीक है। मेजर लिमिटेशन क्या होता है? लिक्विडिटी रिस्क होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, कि दो पार्टीज के बीच में है और दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को अपने अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया है, तो अदर्स मार्केट पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड भी नहीं होता है एक्सचेंज में। ठीक है। तो लिक्विडिटी रिस्क होता है। फिर काउंटर पार्टी रिस्क होता है। काउंटर पार्टी मीन्स कि मैंने और आपने मिलके एक एग्रीमेंट तो कर लिया, हो सकता है कि मैं आपको गोल्ड नहीं दे पाया या आप मुझे पैसे नहीं दे पाए। तो दो काउंटर पार्टी में कोई कोई दो दो में से कोई एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाता है कि मैं आपको पेमेंट नहीं दे पाया या मैं आपको गोल्ड नहीं दे पाया। तो ये होता है काउंटर पार्टी रिस्क या क्रेडिट रिस्क। ठीक है। या डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है। तो इन सभी से बचने के लिए फ्यूचर आता है। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर जो अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट मेड थ्रू द ऑर्गेनाइज एक्सचेंज। ठीक है। जो भी एग्रीमेंट अपन बनाते हैं, बाय और सेल ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ कमोडिटी और फिनेंशियल असेट्स ऑन फ्यूचर डेट एट अ एग्री प्राइस, तो फ्यूचर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सचेंज में, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज से बाय और सेल किया जाए तो उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो फ्यूचर को क्या बोलते हैं? फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। ठीक है। एक्सचेंज बनता है काउंटर पार्टी टू बोथ बायर एंड सेलर ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थ्रू अ क्लियरिंग हाउस। तो फ्यूचर क्रिएट अ ऑब्लिगेशन टू बाय और बोथ बायर और सेलर एज अ पार्ट। ठीक है। जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है, और सब्जेक्ट टू चेंज, वो हमेशा चेंज भी होते रहते हैं वो नेसेसरी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व होती है एक्सचेंज में, जो गारंटी लेती है सेटलमेंट की। ठीक है। हु बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टेक अ लॉन्ग पोजीशन, और जो सेल करना चाहते हैं वो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंडर्ड साइज होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं वो एक्सचेंज के थ्रू होते हैं। सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। प्राइस डिस्कवरी होती है इंटरेक्शन ऑफ बायर और सेलर के बीच में। मार्जिन जो होती है वो दोनों पार्टीज पे करते हैं। ठीक है। क्वालिटी डिसाइडेड टुडे एंड क्वांटिटी दोनों स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर। यहाँ पे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फ्यूचर है और फॉरवर्ड में? एनी क्वेश्चंस? सर फॉरवर्ड में तो ओके है, तो फ्यूचर मीन्स फॉरवर्ड के हाँ। पूरा अपोजिट है, ऑन द नहीं, बैक। अपोजिट नहीं है। देखिए, फॉरवर्ड में दो पार्टीज मिलके डिसाइड की। ठीक है। हाँ लेकिन मीन्स एक्स डायरेक्टली जो डायरेक्टली। हम लोग करते हैं। हाँ, जैसे अपन हाँ जाते हैं ना
अपन गए कुछ सामान दुकान खरीदने, में। ठीक है, तो वो हो गया, अपन दुकान गए और वहां से खरीद के ले आए, ठीक है। लेकिन अगर अपन हम्म। एक्सचेंज के थ्रू जा रहे हैं, तो वहां पे जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो सब स्टैंडर्ड की होती है। लेकिन अगर अपन डायरेक्ट डील करते हैं तो हो सकता है बराबर है क्वालिटी और सर। क्वांटिटी से कंप्रोमाइज भी हो जाए। लेकिन फ्यूचर में वैसा नहीं होता है, यस ठीक सर। है। हो सकता है आपने किसी को पैसे डायरेक्ट हम्म। दिए और बोला कि आप मुझे ये सामान डिलीवर कर देना, तो उसने डिलीवर नहीं किया, तो आप तो डिफॉल्ट हो गए ना फिर, आपका पैसा ओके। गया, वो सामने वाला तो भाग गया पैसा लेके। तो ये सब होता है। लेकिन फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में पूरी गारंटी ओके। लेता है एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। मीडिएटर होता है सर इसमें। हाँ, ये मीडिएटर होता है, हाँ। ऑप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव इट्स बायर द राइट। आप एज अ बायर आपको राइट मिलेगा, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होगा, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट्स ऑन और बिफोर स्टेटेड डेट एट स्टेटेड प्राइस फॉर अ प्रीमियम। The party taking a long position buying the option is called buyer or holder of the option. And the party taking a short position selling the option is called the seller. जो ऑप्शन को बाय करते हैं उसको कॉल बायर या होल्डर कहते हैं, और जो शॉर्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेलर या राइटर्स। ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन। ऑप्शन जो बायर को राइट दे बाय द अंडरलाइंग असेट्स उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और जो बायर को राइट दे सेल द अंडरलाइंग असेट उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर यहां तक ऑप्शन का? हाँ सर। ओके। फिर स्वैप होता है, स्वैप्स। दो पार्टीज जो होती है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्री टू स्पेसिफाई एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो ऑन फ्यूचर डेट, यानी कि हेलो कैश सर। फ्लो को। यस यस। हेलो। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो दो पार्टीज एक्सचेंज करती है कैश फ्लो, जैसे इंटरेस्ट रेट और करेंसी मार्केट, यहाँ पे कैश फ्लो एक्सचेंज होता है। तो अ borrower हैज टू पे अ क्वार्टरली इंटरेस्ट डिफाइंड एज द ट्रेजरी बिल हेलो ऑन। सर। यस। हेलो, आवाज हेलो क्लियर आ सर। रही है मेरी? हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। हाँ, हाँ अभी आ रही है सर। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक बोरोवर को इंटरेस्ट रेट पेड करना है, ठीक है, ट्रेजरी बिल रेट ऑन दैट डे प्लस अ स्प्रेड। तो फ्लोटिंग रेट जो होता है उसका क्या मतलब होता है कि एक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द बोरोवर विल, हेलो। यस, डिपेंड ऑन व्हाट ट्रेजरी बिल वुड बी ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। तो बोरोवर क्या करता है, प्रिफर टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट रेट मार्केट में फॉलोइंग स्वैप एग्रीमेंट कर लेता है। वो क्या करते हैं, पे अ फिक्स रेट टू द स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर, ठीक है। फिक्स रेट पेड करते हैं और रिसीव करते हैं स्प्रेड फ्रॉम द स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर। तो क्या होता है कि अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्लोटिंग है उसको वो फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। वन पार्टी से वो पे, वन पार्टी को पे करते हैं वो फिक्स रेट और रिसीव करते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। द प्रिंसिपल अमाउंट विच द इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड इज एग्री अपॉन बिटवीन टू पार्टीज एंड इज नेवर एक्सचेंज। तो only the interest rate on this amount is exchanged on each settlement date between two parties, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज नोशनल अमाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्वैप में क्या करते हैं अपन, वन पार्टी से वन पार्टी से पे अ फिक्स फिक्स रेट एंड रिसीव कर लेते हैं फ्लोटिंग रेट, ठीक है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंजेस आते हैं उससे अपन बच जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन, फ्यूचर ऑन सेलेक्टेड करेंसी पेयर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, कमोडिटी फ्यूचर्स, ठीक है। तो कमोडिटीज, फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड मार्केट होता है ना, जो जिसमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज और स्वैप मार्केट फॉर इंटरेस्ट रेट, ये ओटीसी मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
ओटीसी मार्केट किसको बोलते हैं? जो सम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल बिटवीन काउंटर पार्टीज ऑन टर्म म्यूचुअली एग्री अपॉन बिटवीन देम, तो इसको ओवर द काउंटर बोलते हैं। इनका कोई नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, दे डिपेंड अपॉन द ट्रस्ट बिटवीन द काउंटर पार्टी टू मीट देयर कमिटमेंट एज प्रॉमिस। These are prevalent only between institutions which are comfortable dealing with each other। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी ओटीसी मार्केट, ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो डील होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होता है, ठीक है। और बड़े इंस्टीट्यूट इतनी जल्दी कोई डिफॉल्ट नहीं करता है, लेकिन जो नॉन छोटे प्लेयर्स होते हैं वो हो सकता है वो डिफॉल्ट कर जाए। फिर सेकंड मैंने बताया कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, जहां पे इंटर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अपन बाय और सेल करते हैं वहां पे मीडिएटर होता है एक्सचेंज, ठीक है। और इसमें जो भी सेटलमेंट होता है वो क्लीयरिंग हाउस के थ्रू होता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है डेरिवेटिव का? डेरिवेटिव इज रिस्क मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट टूल commonly used in transaction where there is risk due to unknown future value, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है, ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन जहां पे रिस्क को मिटिगेट करना है, रिस्क से बचना है अपने को, कि कोई बड़ा रिस्क फ्यूचर में आने वाला है तो उससे अपने को बचना है, तो उसके लिए अपन डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो पहला होता है हेजिंग। जब इन्वेस्टर चाहता है कि मैं अपने असेट्स और पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकूं फ्रॉम एडवर्स प्राइस मूवमेंट, तो वो डेरिवेटिव यूज करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एडवर्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, यानी कि जो भी एडवर्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट आने वाला है उससे मैं अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकूं कि मुझे ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो ये हेजिंग होता है। फिर होता है स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशंस मीन्स जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको वो अपनी स्टडी करते हैं और उनको दिखता है कि आने वाले 1 2 4 दिन 5 दिन विथ इन अ 1 मंथ किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, अंडरलाइंग असेट्स में उनको मूवमेंट दिखता है, तो वो क्या करते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिससे उनको लीवरेज भी मिल जाता है, कम पैसे में बड़ा ट्रेड ले पाते हैं। अगर उनको प्रॉफिट होता है तो बड़ा प्रॉफिट होता है, और लॉस भी होता है तो बड़ा लॉस होता है, ठीक है। थर्ड होता है आर्बिट्राज। वो क्या करते हैं, द लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट दैट टू गुड्स आर द आइडेंटिकल कैन नॉट ट्रेड एट डिफरेंट प्राइस। इनका ये कहना है कि जो असेट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और वो डिफरेंट प्राइस में ट्रेड नहीं हो सकते डिफरेंट मार्केट में। तो क्या होता है, कई बार कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, या असेट्स होते हैं वो कि एक, मान लीजिए मार्केट ए में ट्रेड हो रहे हैं, बाय हो रहे हैं 100 में, और मार्केट बी में ट्रेड हो रहे हैं 105 में। तो मार्केट ए में वो सस्ते में बाय हो रहे हैं, और एक एक मार्केट में वो सस्ते में, यानी कि 5 रुपीज का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो क्या करते हैं वो, एक मार्केट से बाय करते हैं दूसरे में सेल कर देते हैं। मार्केट ए में 100 में बाय किया और इंस्टेंटली दूसरे मार्केट में सेल कर दिए, तो रिस्क फ्री प्रॉफिट उनका बन जाता है। ये 5 रुपए जो बनता है वो रिस्क फ्री प्रॉफिट है, बस आपको बाय और सेल करना है। फ्री है। हाँ, रिस्क लेस प्रॉफिट है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको मार्केट में डिफरेंस दिख गया कि मार्केट ए में कोई चीज 100 की है और मार्केट बी में 105 की, ठीक है, तो आप तुरंत गए, एक मार्केट में बाय किया आपने जो सस्ता था, और दूसरे मार्केट में सेल कर दिया आपने। और ये तब तक बाइंग सेलिंग चलती है जब तक इन दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है, जो गैप है, वो पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए तब तक, ठीक है। आर्बिट्राज जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं डिफरेंशियल इन टू मार्केट और बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट टू मेक रिस्कलेस प्रॉफिट, ठीक है। तो वो दो मार्केट के बीच का डिफरेंस पता कर लेते हैं, और डिफरेंस वो भी पता कर लेते हैं कि स्पॉट में क्या प्राइस चल रहा है और फ्यूचर में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। और इसमें कॉस्ट इंक्लूड होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस, ठीक है। ये सब कॉस्ट जो होते हैं वो बाइंग और सेलिंग के कॉस्ट में इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। फिर होता है कमोडिटी एंड करेंसी डेरिवेटिव। कमोडिटीज में आप जानते हैं
Commodity derivative market enable participant to trade contract based on physical commodities like gold, crude oil, agriculture और metals. इनके फ्यूचर एंड ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जिससे आप प्राइस के फ्लक्चुएशन को हेज कर सकते हो। जो ट्रेडर ट्रेडिंग के लिए आते हैं, स्पेकुलेशन के लिए ऑन प्राइस मूवमेंट, प्राइस इन दिस मार्केट आर ड्रिवन बाय सप्लाई डिमांड डायनेमिक। ठीक है, कमोडिटीज में सप्लाई डिमांड सबसे ज्यादा होता है। अगर सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस डिक्रीज होगा। जियो पॉलिटिकल रिस्क, वेदर कंडीशन, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ठीक है। और कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडेड होते हैं मोस्टली इंडिया में एमसीएक्स और ने, क्या बोलते हैं, नेस्डेक नहीं, एनसीडेक्स, ठीक है। नेस्डेक तो वहां का हो गया, यूएसए का। ठीक है, एनसीडेक्स में होते हैं, रेगुलेटेड बाय सेबी। इनको भी सेबी रेगुलेट करता है। प्राइस प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी फॉर कमोडिटी बेस्ड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर करेंसी डेरिवेटिव मार्केट, इसमें क्या होता है? करेंसी डेरिवेटिव मार्केट अलाउ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर टू हेज और स्पेकुलेट ऑन करेंसी रेट एक्सचेंज मूवमेंट यूजिंग फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट सच एज फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड एंड स्वैप। ठीक है, इसके जो पेयर्स होते हैं यूएसडी आईएनआर, यूरो यूएसडी, जीबीपी आईएनआर। ठीक है, ये पेयर्स होते हैं, ये पेयर्स में ट्रेड होते हैं। ठीक है, जो करेंसी डेरिवेटिव का यूज करके अपन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से अपने पोजीशन को मिटिगेट यानी कि बचा सकते हैं। और वाइल ट्रेडर यूज देम फॉर आर्बिट्राज एंड स्पेकुलेशन आल्सो। मार्केट, करेंसी मार्केट भी इन्फ्लुएंस होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में, इन्फ्लेशन में, जियोपॉलिटिकल इवेंट में, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज में। ठीक है, करेंसी डेरिवेटिव जो एक्टिवली ट्रेड होता है वो एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एसएक्स, रेगुलेटेड बाय सेबी एंड आरबीआई। तो करेंसी डेरिवेटिव को सेबी और आरबीआई दोनों रेगुलेट करता है। ठीक है। सर ये करेंसी वाला जो हाँ है ना, हाँ करेंसी डेरिवेटिव, हाँ। सर इसकी डिटेल्स तो कुछ ज्यादा दी ही नहीं है। मुझे समझा नहीं ये मार्केट कैसे होता है। कुछ नहीं है आपको, आप अभी तो क्या है कि बैन हो गया ना करेंसी में ट्रेड करना। अभी आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर हाँ, सकते। ओके ओके। ठीक है, अभी क्या है, बैन हो चुका है ना इंडिया हाँ, में। अब वही तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। हाँ, हाँ अभी करेंसी मार्केट इंडिया में तो चालू नहीं है ना सर। हाँ। ये बस अपने नॉलेज के लिए हमें ये हाँ, करना है। अभी अभी इसको जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जिनको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से हेज करना है, वही बस यूज करते हैं। पहले ट्रेड होता था यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस के बीच, अभी तो बंद है वो। अच्छा, हाँ तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए रखना है। हाँ, ये नॉलेज के लिए अभी भी होता है, लेकिन बड़े प्लेयर्स करते हैं जिनको अपना पोजीशन को बचाना है। जो यानी जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, उनको लगता है कि प्राइस डॉलर का ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो उनको लॉस हो सकता है, तो उनके लिए बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो बैन है ये। डेरिवेटिव जो होता ओके, है वो जीरो थैंक यू। सम गेम होता है। ठीक है, जीरो सम मीन्स अगर आपने फ्यूचर बाय किया, ठीक है, फ्यूचर बाय किया और मार्केट जस्ट अपोजिट चला गया, यानी कि फ्यूचर बाय किया और जस्ट नीचे गिर गया मार्केट, तो आपको लॉस भी बड़ा होगा और प्रॉफिट भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपने हाँ, रन कोई भी करते हैं फ्यूचर, सर। हाँ, कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या डेरिवेटिव में ट्रेड किया और आपके अनुसार अगर मार्केट नहीं गया तो आपको लॉस भी बड़ा होगा, और मार्केट आपके फेवर में गया तो यस प्रॉफिट सर। भी बड़ा होगा, तो ये जीरो सम गेम होता है। सेटलमेंट जो होता है, मोस्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सेटल होते हैं कैश में। ठीक है, कैश सेटलमेंट इज द सेटलमेंट मेथड वेयर अपॉन एक्सपायरी और एक्सरसाइज ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेटलमेंट जो होता है कैश में, वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स जो ट्रेड होता है ना, इंडेक्स, एनएस, वो कैश में सेटल होता है। और जो स्टॉक के ऑप्शन एंड एफएनओ होते हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो फिजिकल सेटलमेंट होते हैं। ठीक है, एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट्स में।
आपको मेंटेन करना होता है मार्जिन। अगर आपको काउंटर पार्टी रिस्क से बचना है तो आपको रिक्वायर मनी, मार्जिन मनी आपको डिपॉजिट करनी पड़ती, चाहे आप बायर हो चाहे सेलर हो, क्लियरिंग हाउस के साथ। ठीक है। द क्वांटम ऑफ मार्जिन मनी डिपेंड ऑन द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एंड वैल्यू एट रिस्क इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी जितनी VAR, वैल्यू एट रिस्क होगा, उतना ज्यादा आपको हो सकता है मार्जिन ज्यादा पेड करना पड़े। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव इन PMS। तो पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या काम है? पोर्टफोलियो मैनेजर परमिट टू इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ पर्पस ऑफ हेजिंग एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ठीक है। थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, portfolio manager can invest in derivative on term specified in the PMS agreement. Agreement should contain complete detail pertaining to manner and term of use of derivative contract, including quantum of exposure to derivative. ठीक है। Type of derivative instrument, purpose of using derivative, type of derivative position, exposure, term of value, liquidating derivative contract in the event of liquidation of portfolio मैनेजमेंट स्कीम। ठीक है। प्रायर परमिशन आपको इन्वेस्टर से लेना पड़ेगा अगर आप कोई भी चेंज करते हो टर्म ऑफ यूजेस ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपोजर जो होता है क्लाइंट का, टोटल एक्सपोजर ऑफ क्लाइंट इन डेरिवेटिव शुड नॉट एक्सीड क्लाइंट पोर्टफोलियो वैल्यू। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव कैन ओनली डन इन द टर्म ऑफ म्यूचुअली एग्रीमेंट एग्री बिटवीन पोर्टफोलियो मैनेजर एंड क्लाइंट थ्रू PMS एग्रीमेंट। ठीक है। कोई भी वायलेशन अगर होता है एग्रीमेंट में तो पोर्टफोलियो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर को नेसेसरी डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ डेरिवेटिव डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर परमिटेड है टू पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी स्टिपुलेशन एंड क्लाइंट कंसेंट्स। तो ये याद करिएगा क्योंकि ये PMS का क्या रोल है, इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव। ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या रोल होता है इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे मैंने बता दिया। हम्म, अगर आप भी इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा ये। ज्यादा डेरिवेटिव में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं।